नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी दोस्तों। मैं अमन अमन अपडेट्स पे एमएस स्टडी चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जुड़े हम 19 अगस्त से देखने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो बनते हैं ना उनसे प्रश्न उनके बारे में देखेंगे। तो 17-18 2 दिन का हमारा गैप हो गया था, मैं भी पेपर देने चला गया था, तो इसकी वजह से 2 दिन नहीं हो पाया। तो मैं ज़्यादा अभी एक्सप्लेनेशन ना लागे, सिर्फ 20 प्रश्न आप लेकिन महत्वपूर्ण जो है उनको 20 प्रश्न जो पिछले 2 से 3 दिन हम बने हैं उनको ला दिया हूँ और उनके बारे में देखेंगे। तो हर दिन की तरह शुरुआत कुछ लाइनर्स जैसे हो सकती है हमें विचारों से। हौसला इतना बड़ा रखो कि हर मुश्किल छोटी लगने लगे और धैर्य इतना गहरा कर रखो कि वक्त भी खुद तुम्हारी बारी का इंतजार करे। आप हौसला और धैर्य रख के आप किसी भी अचीवमेंट में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब वही है, क्या बताएंगे ये मैं ऑन ही नहीं किया था, मैं पढ़ा दिया था 5-6 मिनट तक लगभग धीरे धीरे। चलिए फिर से शुरू कर देते हैं। तो आप सुनिए, जस्ट बोल रहे हैं कि खान मंत्रालय द्वारा पेश किए गए खान एवं खनिज विकास अधिनियम संशोधक बिल 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है। यह राज्य द्वारा खनिजों अधिकारों पर लगाए जाने वाले करों लेवी पर केंद्र द्वारा सीमा तय करना है। और बात की जाए इसके तो हाल ही में संसद में माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया गया। यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले के बाद लाया गया है जिसमें राज्यों और खनिज पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और बात की जाए दिया गया था नए संशोधन के तहत केंद्र सरकार राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स और सेस पर एक समान वित्तीय ढांचा सीमा तय करेगी ताकि निवेशकों के लिए बाजार में स्थिरता बनी रहे। और बात की जाए दूसरे प्रश्न में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस अगस्त 2026 में, एक मिनट मैं इसको इरेज कर लूँ तो आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026 के भाषण में भारत की परमाणु ऊर्जा किस वर्ष तक 100 गीगावाट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य 2047 के लिए है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में घोषणा की कि वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 100 गीगावाट तक विस्तारित किया जाएगा। इसके साथ ही चालू 2030 तक के भीतर 5 नए परमाणु रिएक्टरों को भी चालू करने का लक्ष्य है। यह कदम सेमीकंडक्टर, एआई, डेटा सेंटरों की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा है। और हाँ, मैं इसमें पूछ रहा था जो मैंने बनाया था ना कि जो झंडा रोहण 15 अगस्त लाल किला पे मोदी जी ने किया, ये 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, ये झंडा रोहण होता है। ठीक है, आप बताइएगा और ऐसा क्यों होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, इसको भी रेज कर लें। और बात की जाए इसकी तो तीसरा प्रश्न, अगस्त 2026 पुणे में आयोजित होने वाले ब्रिक्स आईसीटी टेक 2026 में 7वीं वर्किंग ग्रुप बैठक का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या रहा है। डिजिटल सहयोग, एआई, साइबर सुरक्षा और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसका उद्देश्य रखा गया था। और बात की जाए तो 17 से 21 अगस्त 2026 तक पुणे में ब्रिक्स आईसीटी टेक 2026 की मेजबानी कर रहा था और इसके तहत 7वीं ब्रिक्स आईसीटी वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है जिसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना होगा। और बात की जाए अगले प्रश्न की ओर चलने तो चौथा प्रश्न, अगस्त 2026 में भारत के किस रक्षा स्टार्टअप स्वदेशी रूप से विकसित जेट इंजन वाले देश के पहले लोइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 क्या है, दिव्यास्त्र MK3 का सफल परीक्षण किया गया है। एक कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। बात की जाए इसकी तो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कावा UAV ने भारत के पहले जेट संचालित लोइटरिंग म्यूनिशन दिव्यास्त्र MK3 की पहली उड़ान का सफल संचालन किया है। इसे बिना किसी विदेशी कलपुर्जे या इम्पोर्टेड जेट के इंजन के पूरी तरह स्वदेशी DG प्रोपल्सन इंजन के साथ तैयार किया गया है जो लड़ाकू अभियानों में दुश्मन के एयर डिफेंस को भेदने में अत्यधिक तीव्र गति प्रदान करता है। और बात की जाए अगले प्रश्न की ओर चले देखिए तो 5वां प्रश्न होगा, अगस्त 2026 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय यानी अंकटाड COP17 में भारत द्वारा लॉन्च की गई पहली घास की मैदान और वन मार्गदर्शिका का संबंध किससे है। यह ओपन नेचुरल इकोसिस्टम और चारागाहों संरक्षण के लिए है। भारत ने UNCCD COP17 के दौरान देश के पहले गाइड टू ग्रासलैंड एंड वन का फुल यहाँ दिया गया है, वन नेचुरल इकोसिस्टम, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम जारी किया है। इसका उद्देश्य
देश के उन खुले प्राकृतिक परिस्थितियों, तंत्रों और घास के मैदानों को संरक्षण करना है जिन्हें अक्सर बंजर भूमि मान लिया जाता है, जबकि वे जैव विविधता और कार्बन सिंक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। छठवें प्रश्न की बात की जाए, अगस्त 2026 में किस बैंक ने विशेष रूप से महिलाओं की आवश्यकता और प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए यस एसेंसेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? या जो है यस बैंक कहाँ है? ये तीसरा सी ऑप्शन, यस बैंक द्वारा इसे किया गया है। और बात की जाए, यस बैंक ने अगस्त 2026 में महिलाओं को वित्तीय स्वायत्तता, जीवन शैली और विशेष लाभ प्रदान करने के लिए यस एसेंशियल नामक एक महिला केंद्रित क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो पेश किया गया है। और सातवें प्रश्न की बात की जाए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस औद्योगिक गलियारे पर अमेरिका द्वारा चीनी वस्तुओं का डाइरूट करने का आरोप लगाया गया है? तो ये जो पुणे गुजरात चेन्नई औद्योगिक गलियारा है, इसीलिए वो अमेरिका द्वारा आरोप लगाया गया है इंडिया पर। अमेरिका प्रशासन की रिपोर्ट की द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम में दावा किया गया कि चीन पर लगे अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत के पुणे गुजरात चेन्नई कॉरिडोर का उपयोग पंपों और कंप्रेसर को अमेरिका भेजने के लिए किया जा रहा है। हालांकि भारत के थिंक टैंक GTRI ने डेटा जारी कर स्पष्ट किया कि भारत के पास मजबूत स्वदेशी विनिर्माण और वैश्विक निर्यात क्षमता है, जिससे वह ये आरोप गलत साबित होते हैं। और आठवें प्रश्न की बात की जाए, अगस्त 2026 में किस देश के राष्ट्रपति हकाइंड हिचिलेमा को दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? तो जाम्बिया के जो है राष्ट्रपति हो जाएंगे, इनको दोबारा कार्यकाल शुरू हुआ है। जाम्बिया में 13 अगस्त 2026 को हुए आम चुनाव के बाद यूनाइटेड पार्टी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट यानी UPND के नेता हकाइंड हिचिलेमा को पुनः जाम्बिया का राष्ट्रपति चुना गया है। उनका यह दूसरा कार्यकाल 2031 तक रहेगा। ठीक है। और बात की जाए 9वें प्रश्न की, तो प्रतिवर्ष 19 अगस्त को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो यह विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है, दोनों इस दिन मनाए जाते हैं। और बात की जाए 19 अगस्त को वैश्विक स्तर पर 2 प्रमुख दिवस मनाए जाते हैं। पहला विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और दूसरा इस कला और विज्ञान का उत्सव मनाता है, दूसरा है विश्व मानवतावाद दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, जो मानवीय संकटों में अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करने वाले लोगों को समर्पित होगा। ठीक है। और बात की जाए 10वें प्रश्न, अगस्त 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में NCC की अखिल भारतीय लड़कियों के किस पर्वतारोहण ट्रैकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? यह जो NCC अपराजिता परांगला 2026 इसी ग्रुप को पर जो है भेजा है। बात की जाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में NCC ऑल इंडिया गर्ल्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक को हरी झंडी दिखाई, जिससे NCC अपराजिता परांगला 2026 नाम दिया गया है। यह अभियान महिलाओं सशक्तिकरण और सहायक खेलों में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। बात की जाए 11वें प्रश्न की ओर, अगस्त 2026 में सिक्योरिटी मार्केट इकोसिस्टम में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और सूचना साझाकरण के लिए सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे द्वारा कौन से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किया है? देखो ग्रुप डी का अभी हम जस्ट लेके आए, हमको रिव्यू देंगे, मतलब कैसे क्या प्रश्न आ रहा है, लगभग कट ऑफ कितना तक जाएगा। एक वीडियो शॉर्ट आप अलग से लाएंगे, सेपरेट वीडियो आपको पूरा बताएंगे पेपर कैसे आ रहा था और लगभग कट ऑफ कितनी चाहिए, तो उससे हम बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आया। तो ये जो वेब मतलब पोर्टल हुए, ऐप हुए, इन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं उससे। ठीक है। बाकी इसके बारे में देखें तो ये रहा सेबी इंसिडेंट रिपोर्टिंग और साइबर सुरक्षा, ये नाम के 2 वेब लॉन्च किए गए हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में होने वाले साइबर खतरों में निपटने और वास्तविक समय में साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग का आसान बनाने के लिए सेमी इंसिडेंट रिपोर्टिंग और साइबर सुरक्षा नाम से 2 आधुनिक पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। और 12वें प्रश्न में देखें तो अगस्त 2026 में किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए 7.5% का विशेष आरक्षण देने की योजना और विद्यार्थी सहायता हस्ता की घोषणा की है? एक योजना है, कौन सी योजना है? विद्यार्थी सहायता हस्ता घोषणा, मतलब सहायता हस्ता, विद्यार्थी सहायता हस्ता। ये कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। और बात की कर्नाटक के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्यार्थी सहायता हस्ता योजना की घोषणा की। इसके तहत 15% ग्रामीण आरक्षण के भीतर उन
छात्रों को 7.5% तक उप आरक्षण मिलेगा जिन्होंने कक्षा 1 से 10 तक ग्रामीण सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की। जो सरकारी कॉलेज स्कूल वगैरह में पढ़े हैं उनको और से अलग से भी आरक्षण दिया जाएगा 7.5% तक। और 13वें प्रश्न की बात की जाए, अगस्त 2026 में कतर और भारत के बीच प्रवासियों के लिए कौन सी त्वरित मनी ट्रांसफर सेवा को दोहा में लाइव ऑपरेशनल कर दिया गया है? तो ये जो कतर इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस है, यूपीआई आधारित है, इसको लॉन्च किया गया है। भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को वैश्विक स्तर पर ले जाते हुए कतर की राजधानी दोहा में कतर इंडिया पोस्टल रेमिटेंस सर्विस को लागू किया गया है, जो भारत के यूपीआई यानी यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस नेटवर्क द्वारा संचालित है। इसे कतर में रहने वाले भारतीय प्रवासी बेहद कम लागत में तुरंत भारत पैसे भेज सकेंगे। और बात की जाए तो अंक 14 प्रश्न, अगस्त 2026 में टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से किसने इस्तीफा दे दिया, जिसका कार्यकाल फरवरी 2026 में समाप्त हो रहा था? मतलब 2027 में फरवरी में समाप्त होने वाला था, पर उसके पहले ही इस्तीफा दे दिया। जो एन चंद्रशेखरन जी थे, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। टाटा समूह के साथ लगभग 40 वर्षों तक जुड़े रहने वाले वर्ष 2017 से टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष रहे एन चंद्रशेखरन ने 20 अगस्त 2047 को समाप्त होने वाले अपने कार्यकाल से पहले 2026 पद में छोड़ने का घोषणा किया है। उनके कार्यकाल में एयर इंडिया अधिग्रहण और सेमीकंडक्टर बिजनेस की शुरुआत जैसे ऐतिहासिक फैसले हुए थे। और बात कीजिए 15वें प्रश्न की, अगस्त 2026 में किस देश ने भारत के साथ रक्षा अनुसंधान नवाचार संयुक्त उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा साझेदारी समझौता EMU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो आर्मेनिया द्वारा किया गया है। भारत और आर्मेनिया ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाते हुए रक्षा नवाचार, डिफेंस इनोवेशन, विनिर्माण और अच्छा औद्योगिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक नए समझौता ज्ञापन जिसे कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया है। और अगला प्रश्न देखते हैं, 15 प्रश्न, हाँ 16 प्रश्न के बाद देखते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के इंजन रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा अगस्त 2026 में जारी अध्ययन के अनुसार E20 एथेनॉल में वाहनों की दक्षता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी जो जांच की है तो वाहनों की ईंधन क्षमता में 5% से कम मामूली गिरावट दिखा रहे हैं। ठीक है, मामूली गिरावट ये जांच में की जा रही है, पर वास्तविक रूप से जो पब्लिक को, जो लोगों को दिक्कत हो रही है ना, अब खुद कोई भी अगर गाड़ी आप में से कोई भी चलाता होगा अगर डेली रूटीन में, तो आप अनुभव करेंगे पहले से माइलेज वगैरह गाड़ियों की इंजन थोड़ी पावर वगैरह कम हो गई है। तो 5% कम मामूली गिरावट आती है, जो मुख्य रूप से ड्राइविंग व्यवहार पर निर्भर करती है। मतलब उसमें भी बता दिया है कि E20 की वजह से नहीं, ड्राइवर अगर अच्छा नहीं है तो माइलेज खराब कर रहा है। चलिए ठीक है। भारत व्यापक रूप से लागू हो रहे E20 ईंधन मिश्रण को लेकर पुरानी गाड़ियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बीच IIT कानपुर की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इससे इंजनों को बड़ा नुकसान नहीं होता। माइलेज में गिरावट 5% से भी कम रहती है। हालांकि इसके लिए ईंधन गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना जरूरी है। और 17 प्रश्न देखते हैं। तो अगस्त 2026 में भारत सरकार के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार देश की बायो इकोनॉमिक वर्ष 2014 के 60,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2026 में कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है? या 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 2014 में 60,000 करोड़ था, अब वही 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और बात की जाए प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी में पिछले 12 वर्षों में 33 गुने से अधिक अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। 2014 में 60,000 करोड़ से उछलकर 2026 में 20 लाख करोड़ रुपए स्तर तक पहुंच गया है। 18वें प्रश्न की बात की जाए, अगस्त 2026 में चेन्नई में स्थित सेमीकंडक्टर स्टार्टअप अहिसा डिजिटल इनोवेशन ने भारत के किस पहले महत्वपूर्ण स्वदेशी निर्मित ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप का सफल प्रदर्शन किया गया है? तो जो विहान नाम का जो चिप है इसका प्रदर्शन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत समर्थित चेन्नई के स्टार्टअप ने विहान नाम का पहला स्वदेशी ब्रॉडबैंड नेटवर्किंग सिस्टम ऑन चिप विकसित करने में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जो भारत की चिप आत्मनिर्भरता में मील का पत्थर साबित होता है। और बात की जाए हाल ही में अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव में काले धन के प्रभाव को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों के तहत चुनावी अपराधों में जुड़ी FIR की जांच कितने समय में पूरी करने का निर्देश दिया है? या 1 वर्ष के भीतर इसको मतलब 1 वर्ष के भीतर होगा, तब तक तो चुनाव होकर मतलब प्रत्याशी बन जाएगा वो
उम्मीदवार हो जाएगा, ठीक है, उम्मीदवार से प्रत्याशी मतलब विजेता हो जाएगा। अब विजेता हो जाएगा तो उसके ऊपर मुकदमा केस चलेंगे नहीं। चलिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल द्वारा लिखे गए फैसले में निर्देश दिया गया है कि चुनावी अपराधों से जुड़ी एफआईआर की जांच 1 वर्ष के भीतर पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। वो भी हर संभव प्रयास हो रहा है, अभी हो पाएगा कि नहीं पता नहीं है। यदि इस अवधि से अधिक समय लगता है तो जांच अधिकारी को लिखित कारण दर्ज करना कर चुनाव आयोग यानी ईसी को, इलेक्शन कमीशन को सूचित करना होगा। साथ ही जब्त नकदी की रिपोर्ट 24 घंटे में मजिस्ट्रेट को देनी होगी। और 20वें आखिरी प्रश्न की बात की जाए, 20 अगस्त 2026 में भारतीय सेना का एक दस्ता 15वें संस्करण के संयुक्त सैन्याभ्यास मैत्री XV यानी 15 होगा ना, मैत्री 15 में भाग लेने के लिए किस देश से लिए रवाना हुआ? थाईलैंड जो है, मैत्री जो है वो अभ्यास होता है वो थाईलैंड के साथ, भारत और थाईलैंड के बीच होता है। भारत और थाईलैंड के बीच वर्ष 2026 से आयोजित होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 15वीं 2026 थाईलैंड में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा, क्या नाम है? मैत्री नाम है। किससे? भारत और थाईलैंड के बीच हो रहा है। कहाँ वो हो रहा है? ये थाईलैंड में हो रहा है। 2026 कौन सा क्रम है? 15वां क्रम है। इस वर्ष सेना ने सेना की ओर मुख्य रूप से 9 गोरखा राइफल्स के जवान हिस्सा ले रहे हैं। इसका फोकस जंगल और सेमी अर्बन इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों का अंजाम देना है। इस तरह से हमारे 20 प्रश्नों के जो देखें, और कल से हमारी कंटिन्यू चलेगी। और कल से हो सकेगा तो मैं पॉलिटी की क्लासेस आपको मतलब शुरू से अंत तक जो महत्वपूर्ण हो, मतलब महत्वपूर्ण के ऐसा पढ़ेंगे ना कि अब क्लास में नहीं है, और पता नहीं लाइव वाला क्या सिस्टम है, लाइव कर पाते हैं नहीं, कुछ क्राइटेरिया और पता नहीं, पर हो सकेगा मैं कराऊंगा कल लाइव, हो सकेगा नहीं उसे रिकॉर्डेड बनाऊंगा। आप देखिएगा, बताइएगा, फिर आगे देखते हैं। 2 4 10 क्लासेस हो जाएंगे फिर लाइव चलेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करोगे और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।